Hi, and welcome to another episode of No Cost Extension. I'm Deval Sangvi, and today I'm speaking with Vimal Jat. Vimal is the co-founder and CEO of Synergy Sansthan, an organization in Madhya Pradesh working on development programs for the youth from underserved communities of Indore city. We talk about listening to young people, building grassroots leadership, and co-creating customized programs with the community. Synergy Sansthan is part of the Rebuild India community. This episode is in Hindi and English. Vimalji, first of all, thank you for doing the amazing work you've been doing with Synergy Sansthan. We were just talking about the amazing conference that you held just a few weeks ago, and you had youth and funders and a whole variety of communities coming together, understanding directly from the community on what are the needs, what are their aspirations. And I think that's really the goal of this podcast as well. Not everyone can come to a Dasra gathering. Not everyone can come to the field in wherever you're operating in MP or in other states. But what they can do, hopefully, is listen to this, learn a little bit more, and understand the intricacies of not just the work where you do, but I think more importantly, the intricacies of the beautiful sort of tapestry we have in India overall. So I think to start with, well, I think our listeners would love to hear from you on what your journey has been. Why did you decide to do this kind of work? And a little bit about Synergy Sansthan and what the organization does. शुक्रिया देवल। मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से आने वाला हूँ। वहाँ के एक बहुत छोटे से गांव डेठी एक गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में पढ़ाई मुझसे शुरू हुई है, तो आई एम फर्स्ट टाइम लर्नर फ्रॉम माय फैमिली। मुझसे बड़ी दो बहनें हैं, वो स्कूल नहीं गई, माता पिता ने पढ़ाई नहीं की। और मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ पे 1995 में बिजली आई थी, जब मैं फिफ्थ में था। तो उससे पहले उस तरह के हालातों के साथ में मेरा अपना चाइल्डहुड आगे बढ़ा। गांव में 5वीं तक स्कूल था, वहाँ पर पढ़ाई की। और उसके बाद फिर आगे स्कूल के लिए मुझे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना होता था। पूरा गांव में बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं था, खास करके पढ़ाई को लेके और बाकी चीजों को लेके। कुछ छोटे स्मॉल फार्मर्स थे, मेरी अपनी फैमिली में भी एक छोटी खेती थी, और पिताजी साथ में मजदूरी का काम भी करते थे। गांव में बाकी ज्यादातर मजदूर वर्ग के साथी रहते थे, तो बहुत सारे साथी मेरे साथ जो पढ़ रहे थे वो फिफ्थ के पास ड्रॉप आउट हो गए। कुछ साथी जो है 8th के बाद ड्रॉप आउट हो गए, कुछ 10th के बाद ड्रॉप आउट हो गए। और 12th के बाद मुझे भी मेरे घर से कहा गया कि अभी आगे पढ़ाई नहीं करना है। अगर पढ़ाई करना है तो खुद से कुछ काम करें, अपना पैसा भी कमाएं और आगे की पढ़ाई करें। तो ऐसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे पढ़ना था, मैं इंदौर चला गया काम की तलाश में। और ये एक विश्वास के साथ कि इसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कैसे पूरी कर सकता हूँ। तो तब तक बहुत बड़ा सपना नहीं था। एक ग्रामीण इलाका से आने वाले साथी का कोई इस तरह के रोल मॉडल नहीं थे गांव के अंदर। तो यही सपना था कि कैसे एक 2-3 हजार की नौकरी अगर लग जाती है तो ये काफी हेल्प करेगी मेरी फैमिली और मेरे लिए भी। तो इंदौर में काम की तलाश की, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो काफी सारी अलग अलग जगहों पर काम किया उन 2-3 सालों में ग्रेजुएशन के दौरान। और तब मुझे 900 रुपये, 1100 रुपये, 1500 रुपये इस तरह की डिफरेंट जगह पे जो है पैसा मिलता था महीने भर काम करने का। और वो काम के साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया, तो बहुत ही लॉस्ट फील कर रहा था। एक तो पहली बार इतने बड़े शहर में गया था, क्योंकि मैं कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था। तो इंदौर जाके अपने आप को उस शहर में एडजस्ट करना, फ्रेंड्स बनाना, काम की तलाश भी करना, काम पर भी जाना, साथ में पढ़ाई, और उस सब के साथ में बहुत कोप अप नहीं कर पा रहा था। तो कई बार एक एक 2-2 महीने के लिए वापस गांव आ जाता था और बहुत लॉस्ट फील करता था कि आगे कैसे देखना है, क्या करना है। And so how did you get into the social sector? ग्रेजुएशन के एंड में मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे एमबीए की पढ़ाई करनी है, क्योंकि उस समय एमबीए का काफी बूम था और काफी सारे युवा साथी उसकी तरफ जा रहे थे। तो मुझे भी लगा मुझे ये करना चाहिए, पर उसका फीस और वो सब मैंने पता किया तो वो काफी हाई था, और उसके एग्जाम भी फाइट करने होते थे।
तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था और साथ साथ में ये भी कोशिश कर रहा था कि मैं पैसे कैसे जुटा पाऊँ पढ़ाई के पहले। तो जब मैं ग्रेजुएशन के बाद ब्रेक में 2 महीने के लिए गाँव आया, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि कोई आसपास में कोई काम है क्या। तो लकीली एक साथी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, केयर करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ में, तो मुझे नहीं पता था कि एनजीओ क्या होते हैं, इसलिए फील्ड क्या होती है। उन्होंने बताया कि कोई एक कम्युनिटी मोबिलाइजर जो फील्ड में काम करते हैं उस तरह का उनके पास एक पोजीशन है, और वो आपके गांव के आसपास में ही इस तरह के साथी को ढूंढ रहे हैं जो। और मैंने उनके यहाँ ज्वाइन किया। इनिशियली उन्होंने मुझे 5 गांव में जाके लोगों के साथ काम करने का मौका दिया, और वो जो पूरा प्रोग्राम था वो मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल प्रोग्राम था। तो गांव में जाके आंगनवाड़ी के साथ, पंचायत के साथ, गर्भवती और धात्री माताओं के साथ, बच्चों के साथ काम करना था। तो शुरुआत तो थोड़ा सा समझने में लगा, लेकिन हर दिन जब मैं गाँव में जा रहा था और गाँव से वापस निकल रहा था अपना फील्ड करके, तो हर दिन मेरे दिमाग में बस यही चीज चल रही थी कि इस तरीके से भी गाँव को हम एक डिफरेंट वे में देख सकते हैं और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग बहुत एक अलग तरीके से बाहर जाने के बारे में ही सोच रहे हैं कि जो कुछ है वो बाहर है, पर हम एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आई थिंक मुझे लगता है बहुत एक अच्छी फीलिंग उससे आ रही थी, और मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा था कि मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं और हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सब चीजें। तो ये सब जब चल रहा था तो मैंने फिर बहुत सारे लोगों से बात करना शुरू की कि इसकी कोई पढ़ाई भी होती है क्या। तब फिर लोगों से पता चला कि सोशल वर्क का एक पढ़ाई भी है और वो सब। तो फिर मैंने एमबीए का जो अपना सोचना था वो ड्रॉप किया और सोशल वर्क की पढ़ाई के लिए तय किया कि मुझे अब ये करना है, और ये बड़ा मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, और इसमें मैं अपने गाँव में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और अपने आसपास के इलाके में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ऐसे फिर मैंने इंदौर में सोशल वर्क की पढ़ाई डीएवीपी दिल्ली एलडीए विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी ने पहली बार कोर्स शुरू किया था और हम लोग उसके पहली बेस थे, तो 30 का सीट था। 18 लोग ने ही पहली बार उसमें एडमिशन लिया, और उन 18 में से लगभग 14 लोगों का हमारा एक बहुत स्वाभाविक रूप से एक अच्छा ग्रुप बना। क्योंकि पहला कोर्स था वहाँ पे इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो 1952 से सोशल वर्क चला रहा था। तो हम लोगों को हमेशा लगता था कि वहाँ ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, हम लोगों के लिए उतना ज्यादा स्पेसेस नहीं है क्योंकि कोर्स पहली बार शुरू हुआ है, फैकल्टीज परमानेंट नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कोर्स के उस तरह से मटेरियल्स नहीं है। तो हम लोगों का स्वाभाविक रूप से ग्रुप ने सोचा कि हम खुद मिलके क्या कर सकते हैं। तो बियॉन्ड कोर्स के बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कम्युनिटी में करना शुरू की। कई सारे सर्वेस हम लोगों ने किए, इवेंट्स किए, नुक्कड़ नाटक की एक टीम स्वाभाविक रूप से बन गई। तो स्ट्रीट प्ले हमने बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज पे वहां पर करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो ग्रुप बहुत सारी चीजें अपने से प्लान करने लगा कि हमको आज इस ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। तो उसी समय कोर्स के दौरान बियॉन्ड कोर्स का जो स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बेयरफुट कॉलेज वहां पर 1 महीने रहकर आए, वहां पूरे पूरे मॉडल को समझने की कोशिश की। और जब हम ये कोर्स कर रहे थे 2005 में, उसी समय सूचना का अधिकार कानून भी आया था, तो वो एक बड़ा इंस्पायरिंग जर्नी था उस तरह के पूरे इनिशिएटिव और पहल को समझने का। और ये सब चल रहा था। लास्ट सेमेस्टर के आते आते हमारे ग्रुप के दिमाग में ये था कि ये जो ग्रुप बना है इसको हम अब कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी हम सब लोग बाहर निकलेंगे, अपनी अपनी जिंदगी में अपने काम में आगे चले जाएंगे। तो लास्ट सेमेस्टर में फिर ये कन्वर्सेशन शुरू हुआ, एंड देन काफी सारा मीटिंग हम लोगों ने किया, और फिर 14 में से 8 लोगों ने डिसाइड किया कि इस ग्रुप को हम लोग आगे लेके जाएंगे। इस तरह से फिर जो है सिनर्जी का एक तरह से शुरुआत हुआ। Vimal's organization has a unique name. In working out of Madhya Pradesh, I was curious to know why he named it Synergy Sansthan. किसी एक साथी ने कहा कि चूंकि हम लोग बहुत मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आने वाले हैं, गांवों से आने वाले साथी हैं, एक साथ आ रहे हैं और साथ मिलके कुछ बदलाव करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह से सिनर्जी बनाने का काम कर रहा है। तो क्यों ना हम हमारे इस पूरे इनिशिएटिव का नाम सिनर्जी रखें। सिनर्जी संस्थान में जुड़ने से पहले मैं एक स्पेसिफिक विचारधारा के साथ में था, और मैं पहले जो है कम्युनिटी जो मीटिंग होती थी उसमें बैठने में घबराता था। मुझे डर लगता था कि यार मुझे क्या मतलब इन सब चीज़ों से। पर संस्थान से जुड़ने के बाद में जब मैं यहाँ पे आया, जब मैंने यहाँ पे वॉलंटरी की, उन सब संवादों में बैठ के, उन सब मीटिंग्स में बैठकर, उन सब चर्चाओं को जब मैंने देखा, सुना, समझा, तो मैं संवैधानिक मूल्यों के साथ में जाने लगा।
पढ़ाई के लिए घर वालों से बात की और एक बार नहीं बहुत बार बात की। यहाँ तक कि गांव में जो लड़कियां मेरे साथ पढ़ती थी जिनकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी उनके घर वालों से भी बात की और फिर सिनर्जी संस्थान की वजह से मैंने कई लड़कियों के फॉर्म भरवाए, खुद के फॉर्म भरे। शुरुआती दौर में ये था कि हम क्या काम करेंगे, तो बहुत सारे हमारे डिस्कशंस हुए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब हम लोग को ये फीलिंग इसलिए हुआ क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशन में हमको प्लेसमेंट था सोशल वर्क के दौरान, वहां पर भी संस्थाएं कभी भी यंग लोगों की वॉइसेस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। उनको ये लगता था अच्छा ये स्टूडेंट आए हैं तो इनसे क्या काम करा सकते हैं, तो बिना किसी बातचीत के, कोई डिस्कशन के, प्लानिंग में इन्वॉल्व करना, वो सब करना नहीं होता था। सीधे टास्क दिया जाता था कि आपको जाके ये काम करना है। ये नजरिया घरों के अंदर भी है, इंस्टीट्यूशन के अंदर भी है, और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम करने जा रहे हैं वहां पर भी है। तो क्यों ना इस तरह के पर्सपेक्टिव में वापस हम जाके ग्रामीण इलाकों में और उनसे अंदर वाले इलाकों में भी एडोलसेंट और यूथ के साथ काम कर सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई सिनर्जी। Amazing story. And I think it's so important to realize that, like you were just saying, so many people think MBA is the way to go. So many people don't even know what MSW is or social work. And so many people don't even know what NGOs are. And the fact that you not only decided to take this path when clearly there was a need of money in the house, and so you made the decision that you would help others versus get the highest paying job, and that you would start your own organization because many of the current NGOs that exist are not maybe listening to youth as much as they should. And therefore you realize there was a need to start your own organization. I think it's really important. And I think at least what we've seen in the last 10 years since, for example, the CSR law has been passed, so many more individuals who go to social work college end up getting jobs at corporates and not sort of with NGOs, or not even starting their own NGOs. And I feel that's a real tragedy, just because I feel like that degree allows you to be with the community, learn from the community, and create sort of grassroots movements. And unfortunately, we don't see that happening as much anymore. And so when 2006, when you decided to start this particular organization, how did you all raise money to do this? It must have been easier to go with CARE, a great NGO, an international NGO, good salary. How did you decide, instead of going down that path, to start your own organization? And how did you get the initial funding and backers and supporters to do this? तो 2006 में रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे कैसे काम करना है। तो सब लोगों का कॉमन सहमति से एक ये निकल के आया कि इट इज़ वेरी अर्ली कि हम ऑन ग्राउंड काम शुरू करें, क्योंकि अभी हम लोगों ने थ्योरिटिकल और कुछ सेंस में संस्थाओं के साथ प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने की कोशिश की है, पर देयर इज अ नीड कि थोड़ा और इन डेप्थ काम को समझा जाए। तो बहुत ही एक प्लान वे में हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक साल हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में जाते हैं, एंड ऑन ग्राउंड काम को समझ के आते हैं कि संस्थाएं किस तरह का काम कर रही है, वो क्यों काम कर रही है, उस काम की जरूरत क्या है, और उनका मॉडल क्या है, किस तरह से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमने डिसाइड किया और सारे साथी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में गए। मैं छत्तीसगढ़ में था एक साल, वहाँ पर एजुकेशन डेवलपमेंट सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ में काम किया। क्रॉस छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और एक साल के बाद फिर हम लोग सारे लोग वापस लौट कर आए और दोबारा से हमारा एक बातचीत हुआ कि अभी हमको कैसे देखना है। और तो देन फिर हम दो साथियों ने, अजय हैं और मैं हैं, हम दोनों ने वॉलंटरीली कहा कि हम ऑन ग्राउंड काम करेंगे, एंड देन बाकी साथी जो है साथ साथ में अपना जॉब्स भी करेंगे और वो बाहर से रह के क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस तरह का काम हम लोगों ने प्लान करके ऑन ग्राउंड काम करना शुरू किया। और इनिशियली ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, माता पिता को हमेशा ये लगता था कि घर का बड़ा बेटा है और घर के हालात भी ठीक नहीं है, तो ये अभी पढ़ लिया है तो कुछ कमा के घर में कंट्रीब्यूट करेगा। पर एट द सेम टाइम हमने ये डिसीजन लिया। दूसरी तरफ दोस्त लोग भी बोल रहे थे कि तुम लोग पागल हो,
अभी अपना करियर पे ध्यान दो, ये सब काम तो बाद में कर सकते हैं। तीसरा ये था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में भी उस समय का दौर, अगर आप थोड़ा सा आप भी रिकॉल करेंगे, 2006-07 में इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं था कि यंग लोग कोई इनिशिएटिव शुरू करें। पर जब हमने शुरू किया था तो विद इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी लोग बोलते थे कि हाँ आजकल तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कुछ दिन का जोश से खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था कि उस यूथहुड में 22-23 साल की उम्र थी जब हमने ये निर्णय लिया कि हमको ये काम करना है, तो बहुत मुश्किल था। The early years of any organization are driven by hustle, and Synergy Sanstan's beginnings were no different. Vimal, so what were your early days like? तो एक तो ये था कि साल भर जो हमने काम किया था उससे कुछ पैसा हमने जुटाया। हमें याद है 16,000 का एक कंप्यूटर हमने उस समय खरीदा और एक बाइक खरीदी थी उन पैसों से इकट्ठा करके, और हम दोनों ने एक 8x8 के कमरे से अपना काम शुरू कर दिया। दोनों उधर रहते थे, एक गैस टंकी थी और वही हमारा ऑफिस भी हुआ करता था। और बाद में धीरे धीरे वो यूथ का एक अड्डा बन गया, तो यूथ वहां पे आके बैठ रहे हैं और बहुत उस तरह का एक नॉन जजमेंटल स्पेस स्वाभाविक रूप से वो बना। और हम लोगों ने काफी सारा फिर कंसल्टेंसी का काम किया। तो एमवी फाउंडेशन उस समय मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे, उनका काफी बड़ा काम है क्रॉस इंडिया, खास करके चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड लेबर पे। तो वो मध्य प्रदेश में कुछ काम कर रहे थे, उनके साथ किसी तरह से जुड़ना हुआ तो उन्होंने हमको एक इंडिविजुअल कंसल्टेंसी ऑफर की कि क्या आप हमारे इस पूरे काम का प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या ये पॉसिबल है कि ये काम आप सिनर्जी के साथ करना चाहेंगे। तो उन्होंने थोड़ा समय लेके बाद में कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। देन फिर इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा इनिशियली फाइनेंस को जुटाना शुरू किया। फिर यूनिसेफ के साथ थोड़ा एक जुड़ाव उस दौरान बना। वो लोग अपना डिजास्टर रिडक्शन का एक पायलट प्रोग्राम हरदा में करना चाहते थे, क्योंकि हरदा जो है बहुत ही फ्लड प्रोन एरिया है, अर्थक्वेक के जोन 3 में भी आता है, और बाकी जो हजार्डस हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो उन्होंने यहाँ पे चूज किया था कि कैसे ब्लेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यहाँ पर बने और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बने। तो उस पूरे काम के साथ में हम लोगों का जुड़ना हुआ, और तो ऐसे करके शुरुआत हुई। बहुत ही पहला 4-5 साल बहुत मुश्किल भरा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम 8 लोगों ने मिलकर शुरू किया। शुरुआत में हम 2 लोग साथ में आए, 1-2 साल के बाद एक साथी और आगे विष्णु, तो हम 3 लोगों ने ऑन ग्राउंड काम करना शुरू किया। तो ये ट्रायो भी एक साथ एक तरीके से कैसे आए, मुझे लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसी कहानियां बहुत कम हैं जहां पर कुछ दोस्तों ने मिलके, क्योंकि हम भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम कॉलेज में मिले, दोस्ती हुई, कुछ साथ में काम किया और फिर एक निर्णय लिया अपनी जिंदगी का कि ये काम करना है और उसको ऑन ग्राउंड उतारना। No, no, thank you. Again, I feel there's similarities to even my story where everyone in my family thought I was crazy. Everyone said, "What are you doing? You need to make money." I also spent a year volunteering with different NGOs across India, seeing what's happening, knowing that I know nothing about the sector. I think what's amazing is that you're from the communities you're serving, and even then you took that time. And I say this because I feel many times both NGO leaders as well as donors don't realize they have to first learn and listen and see and then make decisions. And many times they just think, oh, I know, I lived through A, B, C, so I know what the solution is, and this is what I want to do. And I think it takes time to understand, to build, to listen. But where we are today, sort of from 2006 to 2024, if you can give the listeners a little bit of perspective of where does Synergy Sanstan stay today, and how did you find out about Rebuild India, and what has that experience been like in your journey? इनिशियल ईयर जैसे मैं अभी बता रहा था कि काफी चुनौती भरे थे, पर इन सब चुनौतियों के बीच में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने काफी ट्रस्ट के साथ सपोर्ट किया। महाराष्ट्र पुणे में मासूम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर डॉक्टर रमेश अवस्थी और मनीषा गुप्ते, उनका एक उस समय उन्होंने एक कोर्स शुरू किया था। तो उस कोर्स में जुड़ने का मौका मिला, उनकी कहानियां सुनने का मौका मिला, उनके साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। उससे काफी सारा इंस्पिरेशन और हमारे काम को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो शुरुआत में विचार यही था कि कैसे हम रूरल ट्राइबल बैकग्राउंड के जो यंग पीपल हैं, एडोलसेंट है,
बहुत कुछ हम दिमाग में लेकर नहीं जाएंगे, और उनके साथ में मिलके कि वो उनके सीखने की जरूरतें क्या है, उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह की बाधाएं हैं, क्या एस्पिरेशंस वो लेकर चल रहे हैं, उनको साथ में लेते हुए धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग कैसे बना सकते हैं। तो सिनर्जी की स्पेस को हम लोगों ने बहुत हमेशा से एक यूथफुल स्पेस कैसे बने उसको बनाने की कोशिश की। और इनिशियली जैसे मैं बता रहा था कि 8x8 का कमरा जो हमारा एक युवाओं का अड्डा बन गया, जहाँ पे यंग पीपल आ रहे हैं, रात तक बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइडिया वही था कि एक नॉन जजमेंटल स्पेस बने। मुझे ये महसूस होता है कि हर एक यंग पीपल में वो पोटेंशियल है कि वो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर के रूप में उभर कर आ सकते हैं, पर उनके पास में वो अवसर और उतना समय ही नहीं है, या उस तरीके से समुदाय, परिवार और जो भी लोग काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, वो एक नजरिया कैसे हम लेके आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बोल सकता हूँ कि एक लड़की जो बंधुआ मजदूरी में संलग्न थी, और जब वो उस बंधुआ मजदूरी को कर रही थी और उसके सपने ही नहीं बन पा रहे थे, कहीं पर वो अपने आप को समझ ही नहीं पाई थी कि मैं क्या हूँ। उसने ये प्रॉब्लम बताई कि सबसे बड़ी समस्या है ये जो समाज है, ये कभी हम लड़कियों को लड़कियों के नजरिए से देखने के लिए कोशिश ही नहीं करता है। वो तो या हमें संबंधों के नजरिए से देखता है, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, या एक पारिवारिक रूप से। वो कभी मेरे पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाता। तो मैं तो यूं ही बंधवा हूं इस समाज की, तो कैसे काम करूंगी भैया, जब तक मेरे पास सपने ही नहीं होंगे। तो उन सपनों को बनाने के लिए, उन सपनों को नर्चर करने के लिए सिनर्जी समाज के साथ जुड़ाव बनाता है और मुद्दों पर युवाओं के अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेंस से, जो हमारे अधिकार के लेंस है, उस पर ज्यादा फोकस करती है। तो ये एक शुरुआत हम लोगों ने की, धीरे धीरे यंग लोगों के इश्यूज को समझना शुरू किया, और हमारा जो सबसे बड़ा कोर प्रोग्राम हमारा बना वो युवालय के नाम से, युवा प्लस आलय, मतलब युवाओं का एक घर कैसे हो, जिसको हम यूथ रिसोर्स सेंटर भी बोलते हैं, युवालय यूथ रिसोर्स सेंटर। तो वो एक जगह हमने बनाने की कोशिश की कि यंग लोगों के लिए एक इस तरह का नॉन जजमेंटल स्पेस हो, जहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटी के यूथ एक साथ आ सके, साथ में बैठ सके, चर्चा कर सके, प्लान कर सके, और खुद से वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में काफी सारी चीजों के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उस तरह का एक जगह बनाने की कोशिश करी। प्लान जर्नी नहीं था युवालय का, वो धीरे धीरे यंग लोगों के साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बनना शुरू हुआ। तो एक सेंटर से हमने शुरू किया था, अभी हम लोग लगभग 10 सेंटर आज 2024 में यूथ रिसोर्स सेंटर रन कर रहे हैं, जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। हम लोगों ने उसको बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझने की भी कोशिश की कि विद इन डिस्ट्रिक्ट भी एक शहरी जो युवा हैं, ग्रामीण जो युवा हैं और आदिवासी जो युवा हैं, उनकी जरूरतें बहुत डिफरेंट है। तो आप एक तरह का खाना उनके प्लेटर में नहीं परोस सकते। उनके साथ जब भी आप कार्यक्रम का जो कुछ चीजें डिजाइन कर रहे हैं, वो संदर्भ को ध्यान में रखते हुए करने की जरूरत है। और ये एक्सपीरियंस हमने इस पूरी जर्नी के दौरान समझने की कोशिश की कि ट्राइबल कम्युनिटी में ऑलरेडी जिन वैल्यूज को हम समाज में लाने की कोशिश करते हैं, बहुत हद तक वो ऑलरेडी एम्बेडेड है। तो क्या सेम जो सत्र हम स्वतंत्रता का या समता का शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में कर रहे हैं, क्या वो आदिवासी इलाकों में काम करेगा, या वहाँ कुछ और तरह की चीजें करने की जरूरत है। तो ये काफी हमने बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया, तो ये समझ में आया कि लड़कियों की नीड बहुत ही डिफरेंट है, खास करके रूरल और ट्राइबल एरिया में। तो बहुत पर्टिकुलरली इस तरह के कार्यक्रम की जरूरत भी है, जो लड़कियों की लीडरशिप को बढ़ाने के लिए फोकस करते हो। रास्ते पर चलते हुए करे छेड़खानी एक लड़का मेरे साथ, तो मेरे स्कूल जाने पर पाबंदी क्यों? क्यों ये दुपट्टा मुझे दिया जाता है? क्यों नज़रों से कोई सवाल नहीं करता? ये कैसी रीति, ये कैसा रिवाज है कि पति के साथ छोड़ जाने पर मेरी पहचान, मेरे पहनावे, मेरी ख्वाहिशों पर बंदिशें लगाता है समाज है। तो उड़ान जैसा एक कार्यक्रम बना, जिसके अभी 3 लड़कियों के साथ हमने शुरू किया था। अभी हर साल हम लोग लगभग 50 लड़कियों के साथ में एक फेलोशिप पूरा रन करते हैं। I think it's what you were saying, for example, that you realized that each community, so even youth, cannot be considered as the same solution and the same issues. Different communities are there. And even within that, each gender
there's different needs and supports. And I asked this question, how did you realize that? And how have you then enabled from 1 center to 10 centers? How does that growth happen with such customization with each of these things? Because many times NGOs, when they grow, they try to have one solution and everyone needs to follow that solution. But you all have realized that each group has a different need, and so how have you been able to do this? तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने बिना कोई फंडिंग के यूथ रिसोर्स सेंटर युवालय जैसी जगह का हमने शुरुआत किया, एंड उसमें काफी सारा युवाओं के साथ काम करते करते कि किस तरह की चीजें उनकी जरूरतें हैं, क्या उनके एस्पिरेशंस है, वो लोग किस तरह से सीखते हैं, उनके संदर्भ क्या हैं। तो वो अनुभवों को लेते हुए हम लोगों ने, जब हमारे पास में फंडिंग आया तो हमने फंडर्स को ये प्रपोज किया कि विद इन हरदा ही हम 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में युवालय चलाएंगे। और हमारा पर्पस बहुत ज्यादा ये नहीं होगा कि हम यंग लोगों में अभी क्या चेंज कर रहे हैं पहले फेज में हमारा है कि वो लोग सीखते कैसे हैं और उनकी जरूरतों के हिसाब से युवालय की जर्नी को हम कैसे पूरा डिजाइन कर सकते हैं। तो पहला जो फेज था पूरा 2 साल का, हम लोगों ने पूरी हमारी टीम ने मिलके यंग लोगों के साथ में ऑन ग्राउंड काम करते हुए ये पूरा जर्नी को डिजाइन करने का काम किया। तो हर एक सेशन, उनकी पूरी जर्नी, वो पूरा उनके साथ में कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने डिजाइन करने की कोशिश की कि उनकी नीड्स क्या है। और वो काफी डिफरेंट भी था तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में जब हमने समझने की कोशिश की। और वो एक अभी जब निकल के आया तो जो जितने भी सेंटर्स में हम जा रहे हैं तो हम उसको कस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ के हिसाब से इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हर एक संदर्भ में हर एक युवा की जरूरतें अलग है, एस्पिरेशंस अलग है, चैलेंजेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ट्राइबल लड़कियों के पास में जाते हैं तो वहाँ पे जेंडर के आधार पे जो वेरियर्स है वो कम है इन कंपैरिजन टू रूरल गर्ल्स। रूरल गर्ल्स जब हम जब उनसे मिल रहे थे तो उनका ज्यादातर वो चैलेंजेस बताती थी कि परिवार से, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, इस लड़के से नहीं मिलना है, यहाँ नहीं जाना है। अभी किसी गांव से अगर कोई लड़के लड़की साथ में कहीं बाहर चले गए तो उसके बाद आपकी पढ़ाई बंद हो गई। इस तरह के चैलेंजेस ट्राइबल इलाके में नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ चैलेंजेस एकदम अलग है। पानी 3 किलोमीटर दूर से लेके आना है, स्कूल 10 किलोमीटर दूर जाना है, रास्ते नहीं है, बसेस नहीं है। उनके चैलेंजेस इस तरह के हैं कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है और दूसरी फैसिलिटीज नहीं है। तो वहाँ पर जो जेंडर के ये जो भेदभाव है वो वहाँ पर है ही नहीं। और दूसरी तरह देखेंगे तो चैलेंजेस दोनों के पास में है पर बहुत ही डिफरेंट तरह के, तो सॉल्यूशन एक नहीं हो सकता। दैट्स वाई आपको सॉल्यूशन भी उसके हिसाब से आपको लाने की जरूरत होगी। तो हम लोगों ने फिर इस तरह के काफी सारे वहीं से लर्न करके चीजें बनाई कि यहाँ के युवा वहाँ के युवाओं के साथ में मिले, उनके घरों में रुक के आए, वहाँ के युवा यहाँ के युवाओं के घरों में आए, रुके, साथ में एक दूसरे से दोस्तियां करें। इस तरह का एक नॉन जजमेंटल स्पेस बने, एक दूसरे को कल्चर को समझ पाए, एक दूसरे के रिलीजन को समझ पाए। और उससे फिर वो जो एक फियर है, फियर ऑफ आइडेंटिटी, वो भी कई तरीके से अपने आप स्वाभाविक रूप से बाहर निकलता है और ये उनको फिर अपने फुल पोटेंशियल को बाहर निकालने में काफी हेल्प भी करता है। And in this process, I know Synergy Sansthan has also grown in the last 2 to 3 years. And so I think when we started working with you all 3 years ago, 4 years ago, if you can let the listeners know what sort of your budget was and your size, and now where are you today? सारी चीजों में मुझे लगता है कि काफी ग्रोथ हुआ है और बिकॉज ऑफ ये जो एक आजादी हम लोगों को मिली है कि हम खुल के सोच सकते हैं, और वो एक ट्रस्ट भी मिला है कि आपको सोचना चाहिए। क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत ही एक बंधे हुए से ढांचे में ही चीजों को सोच पा रहे थे और वो एक खुलापन और एक नेटवर्क उस तरह से नहीं था। तो अगर सिनर्जी का सारी जर्नी में देखें तो स्ट्रेटेजिक प्लान हमारा बना है, तो बिग पिक्चर सारी टीम एक साथ में देख पा रही है। जब स्ट्रेटेजिक प्लान बना तो उसमें हम लोगों ने काफी सारा असेसमेंट किया कि अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और जो गोल हम रख रहे हैं उसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजों पे इंटरनली हमको काम करने की जरूरत है। तो इंटरनली एचआर सिस्टम को हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया। अर्थन के साथ में हमने पूरा इस पे काम किया, हमारा एचआर पॉलिसी को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, सैलरी बेंचमार्किंग
जो हमारे सेक्टर में, उसके हिसाब से हम लोग कैसे कहाँ पर हैं और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस तरह की प्रोसेसेस हम लोगों ने की, क्योंकि वो एक आज़ादी हमको मिल पाई कि फाइनेंशियली अभी नहीं सोचना है, कि कुछ पैसा है जो हम इस तरह की चीजों में लगा सकते हैं जिससे हम और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो वो काम काफी हुआ है। दूसरा, हम लोगों ने, हमारा डाटा मैनेजमेंट का जो सिस्टम था बहुत अच्छा नहीं था। पिछले 2-3 सालों में हमने इस पे काफी सारा काम किया है। तो मेल का सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में बना है और इसमें जेनपेक्ट और प्रामल ने सपोर्ट किया है, और रिबिल्ड इंडिया के ग्रांट का उसमें काफी अहम रोल रहा है। टीम का साइज जो है वो लगभग 31 से 71 हो गया है। तो उस तरह से ग्रोथ हुआ है। ये सारी जर्नी के साथ में आरएनपी ने एक कोर ग्रांट फॉर 3 ईयर उन्होंने सपोर्ट किया है। काफी और इस तरह के डोनर साथी भी, मुझे लगता है मैं कहानी बीच में रीबिल्ड की टीम से भी मिला था, तब भी मैं शेयर कर रहा था कि कैसे कनेक्शंस जो हैं रीबिल्ड के काम करते हैं। पहली वर्कशॉप में हम लोग मिले थे अहमदाबाद में, सारे जो पहला बेस था, क्योंकि हम लोग हाँ, पहले बेस से भी हैं। हाँ, नीमबाड़ी में मिला। नीमबाड़ी में जो साथी मिले थे उन्हीं से काफी सारे ऐसे कनेक्शन मिले। मतलब एससीएफ के साथ जो हमारा जुड़ाव हुआ वो रीबिल्ड इंडिया पार्टनर के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और फिर तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये पावर है इस तरह की कम्युनिटी का और इस तरह की जगह का, जो ग्रास रूट लीडर्स हैं वो साथ में आए अपने। हम लोग हमेशा जितने भी ट्रेनिंग वर्कशॉप और जगहों पर जाते हैं वहां पर बहुत ही फोकस्ड और नेरो डिस्कशंस होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, लेकिन यहाँ पे बहुत ओपन होके संस्थाओं के अंदर उनकी हेल्थ क्या है, उनका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि ये पूरा बनाने का काम किया है रीबिल्ड ने, और वो बहुत अच्छे से, ऐसे नहीं कि सिर्फ रीबिल्ड टीम कर रही है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो कम्युनिटी बना है उससे अपने आप काफी सारा एक साथ आने का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। तो मतलब हम लोग वही देख पा रहे हैं कि बहुत छोटा सा ग्रांट है पर ट्रस्ट के साथ है, उससे काफी सारा चीजें हो पा रही है। तो वही मतलब मैं जो अनुभव है रिबिल्ड के साथ, मुझे लगता है कि इस तरह के ग्रांट को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, खास करके जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी और यंग पीपल कुछ नए आइडियाज पे काम कर रहे हैं। उस तरह के साथियों को अगर ये सपोर्ट मिलता है तो वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप में तब्दील हो सकता है। तो डोनर्स को इस तरह के इनिशिएटिव में आगे आना चाहिए, मुझे ये लगता है। Thank you. And if you can speak a little bit about that meeting you just held a few weeks ago, why you decided to do that, that would be good. ये कॉन्फ्रेंस जो हमने आयोजित की थी 2 दिन की, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मध्य प्रदेश में यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट एजेंडा कैसे शेप लेना शुरू करें। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। उस संदर्भ में विचार ये था कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर है वो एक साथ आए और 1-2 दिन का इस तरह का कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजित करें, जहाँ पे युवाओं को सेंटर में रखते हुए कैसे उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं और सभी स्टेक होल्डर्स उस नजरिए को साथ में कैसे लेके आ सकते हैं और उससे क्या वे फॉरवर्ड सामने आ सकते हैं जिस पे अगले समय में हम काम कर सकते हैं। तो इस सोच के साथ ये पूरा कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित किया है। ये पहला था इस तरह का सिनर्जी का भी एक अनुभव, जहाँ पे हमने इतने सारे लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। तो इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथी थे, एकेडमिशियन थे, फिर डोनर कम्युनिटी से थे, सीएसआर से थे, तो काफी सारा मीडिया के साथी थे। सारे साथी एक साथ आकर, और 2 दिन तो इसमें फिर 6 डिफरेंट थीम्स भी हम लोगों ने रखी थी जो यूथ के इश्यूज थे। जो तो इस कॉन्फ्रेंस के पहले 4 यूथ मीटअप्स भी हमने किए थे जो प्योरली युवाओं के साथ में थे कि यंग लोग बेसिकली क्या चाहते हैं। तो हरदा में किया था, इंदौर में किया, ग्वालियर में किया, जबलपुर में किया, और लगभग 40 ऑर्गेनाइजेशन के युवा साथियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बैठ के मंथन किया कि वो किस तरह का चीजें चाहते हैं बाकी और लोगों से, और उन्हीं चीजों को बेस बनाते हुए ये कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें 6 थीमेटिक एरिया थे। यूथ एक्टिव सिटीजनशिप, यूथ एंड मेंटल हेल्थ, यूथ एंड क्लाइमेट चेंज, और एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में यूथ पॉलिसी आई, तो यूथ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है।
उसके बारे में बातचीत करना, और सीएसआर और फिलेंथ्रोपी, यूथ डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और उसमें क्या रास्ते हो सकते हैं आगे। इस तरह के 6 सब थीम्स हम लोगों ने इसमें रखे। काफी अच्छा ये चर्चा रहा, और एक तरह से एक अगला कदम है जहां से और सारे रास्ते अभी खुल रहे हैं कि इस काम को पूरे क्रॉस मध्य प्रदेश में ले जाने के लिए कैसे लोगों के साथ में जुड़ के काम किया जा सकता है। काफी सारे लोगों ने काफी पॉजिटिवली कोलैबोरेट करने के लिए और काफी सारे रास्ते क्या हो सकते हैं उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की है। 5 years from now, what are some of those goals and targets that you have? सो डायरेक्टली हम लोगों का 1 लाख युवाओं तक पहुंचने का प्लान है बाय द एंड ऑफ 2027, और इनडायरेक्टली लगभग 11 लाख कम्युनिटी और जो फैमिली के साथी हैं युवाओं के, उनको हम कैसे रीच कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जो पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन का एक बीसीएस साइकिल है जिसमें मैं बात कर रहा था कि काफी सारे डिफरेंट इश्यूज है, उसमें ये कैसे एक आने वाले समय में ये जो लीडर्स हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। And what are some of the decisions do you feel do you all need to take to get there? Leadership team, like you said, we went from 31 to 70. How large do you think the team will be? How much funding do you think you'll need to raise? And clearly, it seems like you're bringing all of these groups together to empower many other communities to do this on their own as well. So if you can talk a little bit about some of the steps in the process. सो बेसिकली 3 तरह का स्ट्रेटजी इसमें रखी है कि एक तो जो कोर प्रोग्राम है जिनको हमने ट्राई और टेस्ट किया है, जैसे हमारे वाईआरसीज हैं, उड़ान प्रोग्राम हैं, इनको हम कैसे अन्य जिलों में रन कर सकते हैं। और रन करने के पीछे पर्पस ये है कि वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन स्पेस बने, और ऑर्गेनाइजेशन जो उन जिलों में काम कर रही है कि यंग लोगों के साथ किस तरह से काम को किया जा सकता है। क्योंकि ये काफी बार हम लोगों को सुनने को मिला है कि युवाओं के साथ लोग काम करना चाह रहे हैं पर काम करें कैसे, उनको एंगेज कैसे करें, उनको जोड़े कैसे, उसमें काफी सारे चैलेंजेस है। तो वो एक था कि जो कोर प्रोग्रामिंग है उनको हम डायरेक्टली कैसे रन करें, और उनके कुछ नंबर्स हम लोगों ने डिसाइड किए हैं कि ग्रेजुअली हर साल वो नंबर्स कैसे बढ़े। जैसे अभी इस साल हमारे 10 है, हम लोगों ने 9 का टारगेट किया था पर अभी हम 10 रन कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर उसको 13, फिर 15, 17, इस तरह से ग्रेजुअली हम कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो अन्य संस्थाओं के साथ में मिलके हम इस अप्रोच को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने हमराही के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है। जो अर्ली स्टेज यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक जब सिनर्जी ने शुरू किया था और हम लोगों को जो चैलेंजेस थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा 2 साल का एक प्रोग्राम हम लोगों ने डेवलप किया है जहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको हम करें, एंड देन 2 साल पूरा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और खास करके चूंकि सिनर्जी का जो मिशन है कि यंग लोगों के साथ में काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे सामने आए और इस पर्सपेक्टिव को कैसे सामने रख सकते हैं, तो इस तरह के साथियों को चयन करके उनके साथ 2 साल यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट लेंस वो कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आ सकता है, और वो अपने संदर्भ में यूथ सेंट्रिक प्रोग्रामिंग कैसे डेवलप करे और उनके लिए वो रिसोर्सेस कैसे जुटा सकते हैं। ये पूरा एक 2 साल का प्रोग्राम है। तो एक जर्नी अभी हमने कंप्लीट किया है जो पायलट था 5 ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में हैं नेक्स्ट बैच की, जिसमें 15 ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस मध्य प्रदेश से हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। मोर देन 60 एप्लीकेशंस अभी हमारे पास में Congratulations. आ चुके हैं, और होपफुली नेक्स्ट मंथ तक हम लोग 15 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में अक्रॉस मध्य प्रदेश जो हमराही की जर्नी को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो आइडिया ये है कि हर जगह सिनर्जी ना हो, पर और जगह पे, क्योंकि वो संदर्भ को समझने वाले युवा हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको अर्ली स्टेज में कैसे मदद मिले, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और वहीं के यूथ का लीडरशिप हो, उसी कम्युनिटी से आने वाले युवाओं का लीडरशिप हो, और वो लोग उस संदर्भ में उस काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये है कि संदर्भ आधारित ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स मटेरियल्स कैसे बने, और यूथ इश्यूज के अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और बाकी चीज़ें कैसे हो सकती है। अभी इनिशियली हम लोग मध्य प्रदेश यूथ पॉलिसी और डिफरेंट स्टेट के जो यूथ पॉलिसीज आए हुए हैं,
उनका एक कंपैरिजन एसटीडी भी कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश में आया है पर काफी सारे स्टेट में ऑलरेडी है। तो वो लोग कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो मध्य प्रदेश में लाई जा सकती है, किस तरह के बजट का रिक्वायरमेंट है, या जो मध्य प्रदेश यूथ पॉलिसी में कुछ चीजें काफी अच्छी कही गई है। उन्होंने खुद ने कहा है कि हम लोग यूथ रिसोर्स सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे। Wow, congratulations. तो ये देयर इज ए स्कोप कि इस तरह का कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप बन के अगर सरकार के साथ मिलके यूथ रिसोर्स सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। उन्होंने यूथ बजटिंग का अलग से बात इसके अंदर किया हुआ है। तो काफी सारे अच्छी चीजें भी है, बहुत सारा स्कोप है कि उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो उस तरह के रिसर्च, नॉलेज प्रोडक्ट, मटेरियल हिंदी में हमारे संदर्भ में कैसे बन सकते हैं, उस पे हम लोग काम करने का हमारा सोच है। और इन सब काम के लिए जो 5 साल के लिए हमको फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो लगभग 47 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। अभी हमारे पास लगभग 19 करोड़ का एक तरह से कमिटमेंट है आने वाले सालों के लिए। पर इसको अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस तक हम पहुंच पाए, ताकि मध्य प्रदेश में आने वाले 5 साल में ना केवल सिनर्जी पर इस तरह के यूथ लीडर्स का एक बड़ा पुल खड़ा हो, जो अपने संदर्भ में अपनी जगह पे समुदाय के मुद्दों को आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। So you're working with youth, you're working with organizations, you're working with government. I have no question or doubt in my mind that you will reach your target in both 1 lakh children directly and another 10 lakhs indirectly, youth, and working with them. And you will create a model that other states can learn from and replicate. Vimalji, thank you so much for this conversation. I really appreciate, again, your time, you sharing, and all of the fantastic work you have done over the years. So thank you, thank you, thank you. Thank you, Deval. Thanks for listening. If you'd like to know more about our work or work of any other guest or the Rebuild India Fund, please go to the website dasra.org/NCE, where we've got show notes, links, and much, much more. You can also go to the Rebuild India website at rebuildindiafund.org. No Cost Extension is produced by Vaka Media.